पार्ट 2 में फर्स्ट, सेकेंड अभी रहने दो। सेकेंड में हमने निगेटिव पावर वाला नहीं देखा है, वो जब पढ़ लेंगे तब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड, यस सर। थर्ड आसान है ना रे, डिविजिबल बाय। तो ये 7 एंड 9 किसके अबाउट सिमेट्रिक दिख रहा है? 8। तो उसको हम 8 माइनस 1 की पावर 9 प्लस 8 प्लस 1 की पावर 7 ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं? यस सर। अब उसके बाद देखो, क्या हम इसको 8k1 माइनस 1 एंड इसको 8k2 माइनस और प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं? यस सर। तो यहाँ से 1 1 गया, ये अंदर में k1 प्लस k2, तो देखो 8 से डिविजिबल है, और अगर 8 से डिविजिबल है तो फिर वो 16 से भी डिविजिबल रहेगा। एक मिनट, हाँ यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं। अब ये 0 तो नहीं हो सकता है कि नहीं? ये 0 तो यस नहीं हो सकता है, होगा कितना ये 7c1। बात की जाए डिविजिबल बाय, सर इस बात की क्या गारंटी है कि k1 प्लस k2 इवन रहेगा? हाँ वही k1 प्लस k2 इवन, k1 k2 और वो कहाँ से निकल गया? सारी पॉसिबिलिटीज को वेरीफाई करते हैं। इज डिविजिबल बाय, यहाँ पे ये देखो सेकेंड लास्ट टर्म तक अभी देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें तो वो 8 से दिख रहा है, 16 से हमें देखना है ना, 64 से भी देखना है। तो इसमें 9c0 इंटू 8 की पावर 9 माइनस 9c1 8 की पावर 8 से चलते जाएंगे, फिर 9c7 8 स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस में आएगा, ये प्लस में, फिर ये माइनस में, ठीक है। तो स्क्वायर वाली टर्म माइनस में रहेगी ना? यहाँ पे ये प्लस माइनस, हाँ ये माइनस, ये प्लस, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 माइनस 9c9, ठीक है, और यहाँ पे ये 7c0 इंटू 8 की पावर 7, 7c1 इंटू 8 की पावर 6, ऐसे चलते जाएंगे, 7c5 8 की पावर 2 प्लस 7c6 इंटू 8 प्लस 7c7, ठीक है। तो वो 7c7 एंड ये 9c9 कैंसल आउट हो जाएगा, 1 1 इसकी वैल्यू आती है। अब यहाँ तक देखो 64 16 ऐसे ऑप्शंस हमें वहां पे दिख रहे हैं, तो हम 64 देखते हैं, वो यहाँ तक आता है एंड यहाँ तक 64 आता है, ठीक है, ये आ जाता है। तो इसको हम 64 इंटू k1 प्लस ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 72 आएगी। यस सर। इसकी 98 इंटू 8 की, फिर उसके बाद ये भी 64 इंटू k2, और वो अगले वाले की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाती है 56। तो ये देख लो, इनको जब हम ऐड करेंगे 64 k1 प्लस 64 k2, और इन दोनों का सम कितना आ रहा है, ये 128। 128, तो इस पूरे में से 64 बाहर आ रहा है ना? यस सर। अब दिख गया, ये 16 से भी डिविजिबल है, ये 64 से भी डिविजिबल है, ठीक है। यस सर। तो ये थोड़े बहुत चेंजेस हमें करने पड़ेंगे अपने एंड से भी, हमेशा ही वो यहाँ तक 8 के लिखे वो माइनस, उससे वो नहीं मिलने, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया उससे नहीं दिख रही थी चीजें क्लियरली, तो हमने थोड़ा और तो सोचा 8 स्क्वायर तक गए, तो ये 64 का मल्टीपल, वो भी 64 का मल्टीपल वहां तक, फिर इसकी वैल्यू उसकी वैल्यू ऐड कर दी,
तो इन पूरे में से 64 बाहर आ जाएगा, तो ये 64 से भी डिविजिबल है, एंड अगर 64 से डिविजिबल है तो 16 से डिविजिबल है कि नहीं? यस सर। ठीक है, फिर उसके बाद 4, 5, 5th। 5th में बताओ, अगर हम किसी क्वांटिटी को 1 से बड़े क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ती है या घटती है? बढ़ती है। बढ़ती है। एंड अगर कोई क्वांटिटी 1 से छोटी होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो घटेगी। घटेगी। तो उसी कंसेप्ट का यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो ये देखो, अगर हम यहाँ पे शुरुआत में A1 देखते हैं, A1 वो आ जाएगा 1000 अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो 1। फिर उसके बाद A2 अगर देखते हैं तो 1000 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो उसको मैं ऐसे लिखते हैं 1000 अपॉन 1 इंटू 1000 अपॉन 2, लिख सकते हैं। मतलब हमें एक पैटर्न मिलेगा इसमें। पैटर्न क्या रहेगा? A2 is equal to A1 into 1000 by 2। A3 is equal to क्या मिलेगा? A2 into 1000 by 3। दिख रहा है क्या ये पैटर्न? क्योंकि A3 को कैसे लिखेंगे? 1000 अपॉन 1, 1000 अपॉन 2, 1000 अपॉन 3। तो 1000 अपॉन 1, 1000 अपॉन 2, तो ये तो A2 रहता है और ये मल्टीप्लिकेशन में। तो ये बताओ A3 A2 से बड़ा है क्या? यस सर। यस और सर। ऐसा कहां तक बड़ा है ना? यस यस। और ऐसा कहां तक जा सकते हैं हम? जब तक इसकी वैल्यू हमें क्या नहीं मिल जाती, 1। इस पूरे की वैल्यू 1 नहीं मिल जाती तब तक हम आगे जा सकते हैं। एंड जैसे ही इसकी वैल्यू 1 से कम होना शुरू हो जाती, जैसे हमने इसको यहाँ पे A1000 निकाला, तो ये A999 यहाँ पे 1000 अपॉन ये आ जाएगा। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ जाएंगे तो वैल्यू क्या होना शुरू हो जाएगी, बताओ? कम। कम होना शुरू हो जाएगी। देख लो, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो A1001 इससे छोटा आएगा, क्योंकि इसको हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? 1 से छोटे क्वांटिटी से। तो इसके बाद फिर वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू हमें कब मिलेगी? जब n कितना होगा? 1000 होगा। और यहाँ से एक और चीज हमें दिख रही है, A1000 क्या A999 के इक्वल आ रहा है क्या? यस सर। तो इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे कैसी है? मैक्सिमम है। मतलब n क्या होगा हमारा? 1000 होगा या तो 999 होगा। कंसेप्ट क्लियर है ये? यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें? बेसिक सा कंसेप्ट था अपना मैथ्स का, उसका यहाँ पे यूज किया गया है। अगर हम किसी क्वांटिटी को 1 से बड़े क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो A1 मिला, A2 मिल रहा है, और A2 को हम A1 के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। A1 को 1 से बड़े क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू बढ़ेगी। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी एज कंपेयर टू प्रीवियस टर्म। और ये कब तक होगा ऐसा? जब तक ये वाली वैल्यू 1 नहीं पहुंच जाती है। फिर उसके बाद जैसे ये 1 से बड़ी छोटी होना शुरू हो जाएगी, फिर वैल्यू कम होना शुरू, डिक्रीज, ठीक है। यस फिर सर। उसके बाद 6, 7, 7 आसान है ना रे, वो ऐड हो जाएंगे सारे। इसमें 18C R माइनस सर वो ऐड हो गया सर, इनइक्वालिटी का क्या कैसे? तो ऐड होने के बाद ये 18C R माइनस 1 प्लस 18C R माइनस 1 बताया हुआ ना इनइक्वालिटी में। अब तो यहाँ पे ये कितना आ रहा है? 19C R माइनस 1, 19C R, मतलब ये 20C R आ जाएगा इसका सब। 20C R ग्रेटर देन और इक्वल टू 20C 13। तो ये पावर ये 20 आ रहा है, इसका मतलब किसका एक्सपेंशन देखना है हमें? 1 प्लस x की पावर 20 का। तो इसमें मिडल टर्म एक ही रहेगी, 20/2 प्लस 1 टर्म, ये मिडल टर्म रहेगी। और ये कौन से नंबर की टर्म आती है? 11।
11th नंबर की टर्म आएगी तो उसका जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है वो सबसे बड़ा रहेगा। एंड फिर जैसे ही इसके आजू बाजू वाले देखेंगे उनकी वैल्यू इससे तो कम रहेगी। फिर उसके बाद ये 20C12, यहाँ पे 20C8, फिर यहाँ पे 20C13 एंड 20C7। इतना ही काम है हमें, इसके पीछे वाले और इसके आगे वाले लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें 20CR की वैल्यू इससे बड़ी चाहिए। और हमें ये पता है कि हम स्टार्टिंग से अगर मिडिल टर्म तक आते तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की वैल्यू बढ़ती है देन घटती है। बाइनोमियल कोएफिशिएंट से जो इक्विडिस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू सेम रहती है। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, और कौन से, ये दोनों इक्वल रहेंगे यहाँ पे, दिखा दिया ना, ये दोनों एंड देन ये दोनों, ठीक है। और 20C7 से ये बड़ा रहेगा, ये बड़ा रहेगा, ये बड़ा रहेगा। ऐसे अगर हम देखते तो आर की वैल्यू हमें क्लियरली दिख रही है, क्या क्या है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो 7 एंड 13 के इक्वल भी हो सकता है। क्लियर है ये? यस सर, समझा सर। सर आप 6th वाला ले सकते हो। 6th वाला उसमें लिखो ना उसकी जनरल टर्म। नहीं हो रहा है क्या मैच? हो जाता है सर। हो जाएगा, आसान है वो। फिर 8th रहने दो, 8th में निगेटिव पावर है 9 वगैरह, इससे सर आगे आपने 7 तक ही दिया था। हाँ। पार्ट 2 में कितने दिए थे? 7 तक ही 7? थे सर पार्ट 2। पार्ट 2 में भी 7 तक ही थे क्या? पार्ट 3 पूरा था सर। पूरा था क्या? ठीक है, उसमें पहला, पार्ट 3 में फर्स्ट। यस सर। डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करो हर एक के, 1, 10, 2, 9, 3, 8, 10, 1, उनका सम कितना आता है? 11। तो क्या हम उसको बाइनोमियल कोएफिशिएंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? वो सोचो। जैसे अगर 11 मैं यहाँ फैक्टोरियल पे से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड 11 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वैसे ही किया सर। हाँ, वो वैसे ही किया, बाद में नहीं आया आंसर। फाइनली 11 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 1 अपॉन 11 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखो 11 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, क्या इसको 11C1 लिखा जा सकता है? फिर अगले वाले को 11C2, 11C3, ऐसे ही 11C10 ये लिखा जा सकता है। अब इसका सम हम डायरेक्टली 2 की पावर 11 तो नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें दो टर्म्स मिसिंग है। कौन सी? 11C0 एंड 11C11। तो उनको ऐड कर देंगे, तो जो सम आएगा वो 2 की पावर 11 एंड माइनस भी कर देंगे। 11C0 की वैल्यू 1 एंड 11C11 की वैल्यू भी 1, तो माइनस में 2 लिखा है मैंने डायरेक्टली। तो ये इसका आंसर है। अब कंपेयर करो, इसमें से एक काम करो, 2 को बाहर ले लो, क्योंकि वहां पे 2 की पावर 10 माइनस 1 दिख रहा है, तो 2 बाहर, तो 2 अपॉन 11 फैक्टोरियल, ये 2 की पावर 10 माइनस 1, और नीचे 10 फैक्टोरियल दिख रहा है, तो 2/11 इंटू 1/10 फैक्टोरियल, 2 की पावर 10 माइनस 1। तो देख लो ये कितना आ रहा है, के 5.5, है ना? क्लियर है? अगर 11 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। सेकेंड में सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म ऑफ द एक्सपांशन, तो 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस मिलते हैं। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस मिलते हैं। 3 वेरिएबल कौन से है? x, a एंड n। और हमें सेकेंड टर्म थर्ड टर्म के बारे में दिया हुआ है, फोर्थ टर्म दी हुई है। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म जो है x प्लस a की पावर में n,
इसमें जो सेकेंड टर्म है वो आ जाएगी nc1 x की पावर में n-1 इंटू ए, ये किसके इक्वल है 240 के इक्वल है, ये फर्स्ट। फिर उसके बाद nc2 x की पावर में n-2 इंटू ए स्क्वायर, ये किसके इक्वल है 720। एंड देन nc3 x की पावर में n-3 a क्यूब इज इक्वल टू, ये कितना है 1080, ठीक है। यहाँ पे ये थर्ड ये आ जाएगा। अब यहाँ पे एक काम करो, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो। सेकेंड अपॉन फर्स्ट करने से क्या होगा, ये nc2 अपॉन nc1 ये मिलेगा। फिर उसके बाद इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1/x एंड यहाँ पे a, मतलब a/x इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा ये कितना 720/240। और ये देखो, इसको हम प्रॉपर्टी से डील कर सकते हैं, NCR अपॉन NCR माइनस 1 वाली प्रॉपर्टी से। तो ये आ जाएगा यहाँ पे n-2 + 1 अपॉन 2 इंटू a/x, और ये कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब यहाँ से हमें मिल रहा है n+1/2 इंटू a/x इज इक्वल टू 3, ये 4। ऐसे ही काम करो, थर्ड अपॉन सेकंड कर लो। थर्ड अपॉन सेकंड करोगे तो उसमें तुम्हें a/x मिलेगा। डिवाइड करते चलो, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, वेरिएबल्स की वैल्यू बतानी है तो ठीक है। थर्ड को अगर तुम सेकंड से डिवाइड करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे nc3 अपॉन nc2 इंटू a/x, और ये 1080 अपॉन 720, और इसकी वैल्यू अब आ जाएगी n-3 + 1 अपॉन 3 a/x, और ये 107, ठीक है। अब ये देखो फोर्थ है, ये फिफ्थ है, इनको भी आपस में डिवाइड करो। इनको आपस में डिवाइड करने से होगा क्या, वो a/x कैंसल आउट हो जाएगा और हमें n की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और हमें अगर n की वैल्यू मिल गई तो फिर बहुत इजीली इसको हम डील कर सकते हैं, क्योंकि n की वैल्यू जब मिल जाएगी तो यहाँ से एक रिलेशन मिलेगा a एंड x में, और यहाँ से दूसरा रिलेशन मिलेगा a एंड x में, तो उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a एंड x निकाल लेंगे, ठीक है। या तो तुम इसमें भी पुट करके रिलेशन निकाल सकते हो, इसमें फिफ्थ में एंड फोर्थ में एंड फिफ्थ में, ठीक है। यस सर। कर लेना, आगे हो जाएगा ये। सर थर्ड, वो n-1 था ना, हाँ वो n-1 था ना फोर्थ में। -1 एंड यहाँ पे -2, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सर फिफ्थ का आंसर वो फिफ्थ में भी देखो, फर्स्ट के तरीके का ही कंसेप्ट है, k फैक्टोरियल अपॉन 90 माइनस k फैक्टोरियल। तो ऊपर में कौन सा फैक्टोरियल हमें चाहिए ताकि हम उसको 19 बाइनोमियल फैक्टोरियल, कोएफिशिएंट के फॉर्म में लिख सके। 19 फैक्टोरियल। 19 फैक्टोरियल, ये ऑब्जर्वेशन से पता चल जाएगा तुम्हें, वहां पे 19 फैक्टोरियल हमें वहां पे चाहिए होगा ऊपर, तो हम 19 फैक्टोरियल से क्या कर देंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 19 फैक्टोरियल अपॉन ये आ जाएगा, और इसको अब ये 19 फैक्टोरियल अपॉन ये जो है, इस पूरे को हम लिख सकते हैं 19c -2 की पावर में k। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हुए चलेंगे, k की वैल्यू 1, तो -19c1 इंटू 2 प्लस 19c2 इंटू 2 स्क्वायर। ऐसे ही फाइनली कहां तक पहुंच जाएंगे, 19c 90
माइनस टाइम्स ऑफ 2 की पावर 19। तो इसमें एक टर्म मिसिंग है, एक टर्म कौन सी मिसिंग है, 19C0। तो 19C0 मिसिंग है, तो उसको ऐड करके कर देंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये 1 माइनस 2 की पावर 19 माइनस 1। तो इसमें जो आंसर आ रहा है -2/19 फैक्टोरियल। अब यहाँ से एक काम करो, नीचे 18 फैक्टोरियल दिख रहा है, तो -2/19 1/18 फैक्टोरियल, ये मतलब ये वैल्यू आ रही निगेटिव। ठीक है, सर पीछे k की वैल्यू +19/2 दी है सर। तो वहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी है। लेकिन किसी की निगेटिव वैल्यू है क्या पीछे, नो सर। किसी और ऑप्शन की? क्योंकि ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें, ये न्यूमेरिकल वैल्यू एक बार केमिस्ट्री में चेक करो तुम, केमिस्ट्री में कुछ ज्यादा प्लस माइनस होते हैं, तो न्यूमेरिकल मतलब इसका वही लिखना पड़ेगा मैग्नीट्यूड की। ठीक है, यस सर। एक बार केमिस्ट्री से वेरीफाई कर लो, मैं भी देखता हूँ। माइनस आ रहा है, फिर उसके बाद 6 अभी रहने दो, 6 रहने दो, 7। वैसे 6 में ये फ्रैक्शनल पार्ट का नोटेशन होता है, ये बता दिया था ना मैंने। यस सर, हो गया यस सर। सर। हो गया क्या ये? यस सर। कितने लोगों से बन गया है 6? बहुत बढ़िया। उसमें बस उसको कैसे रिप्रेजेंट करना था, 3 स्क्वायर सर वो इंटू 3 की पावर 999। तो 9 इंटू ये कितना आ जाएगा, इसको हम एक मिनट, 3 इंटू 3 की पावर में 1000, न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं मैं, एंड ये 3 की पावर 481 होता है ना, तो 81 की पावर में 250। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 82 माइनस 1 की पावर में 250। तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये 82 का मल्टीपल +3 इस टाइप का आएगा। तो ये देख लो यहाँ पे k + 3/82, ये फ्रैक्शनल पार्ट में आ रहा है, तो ये एक इंटीजर रहेगा और ये उसका फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा। तो इसका मतलब इस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। क्लियर? ऐसे किया क्या? यस सर। क्योंकि ये साइन होता है फ्रैक्शनल पार्ट का, तो जो भी अंदर में नंबर आ रहा होगा उसका हमें फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये लिखूंगा फ्रैक्शनल पार्ट 1.2, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0.2, इसका फ्रैक्शनल पार्ट। सेम वही चीज है, अंदर वाले को हमने क्या किया, 82 का मल्टीपल प्लस माइनस समथिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो ये आ गया, ये एक इंटीजर है और ये उसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो इस पूरे ओवरऑल नंबर की बात करेंगे तो ये उसका इंटीग्रल पार्ट आएगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट। बाहर में कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब हमें उसका फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए, तो 3/82। फिर उसके बाद 7th में डाउट है, इंडेक्स n ऑफ अ बाइनोमियल if the only 9 term of the expansion has numerically greatest। ये ऐसा किया है हमने, सिर्फ एक ही की वैल्यू न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है। इसका मतलब वो n + 1/1 + mod x/y की वैल्यू कैसी आ रही होगी, फ्रैक्शन में आ रही होगी ना। जैसे इसमें कौन सी टर्म है, 9 टर्म इन द एक्सपांशन, 9 टर्म इन द एक्सपांशन, ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है और एक ही ग्रेटेस्ट है। तो इसका मतलब m = 8 मींस इसकी जो वैल्यू आ रही होगी अब n + 1/1 + mod वो x/5/mod x/2, ये किसके बीच में आनी चाहिए, 8 एंड 9 के बीच में। ठीक है, एंड कोएफिशिएंट की बात हो रही है, एंड कोएफिशिएंट की बात हो रही तो x की जगह पे 1, अगर टर्म रहती तो हमें वो वैल्यू दे देते x के, लेकिन कोएफिशिएंट की बात हो रही तो x की जगह पे 1।
अब ये 8 to 9 के बीच में होना चाहिए, तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं ना। कर लेना, इसको मिल जाएगा ये। यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 9 है ना, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना 12, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 13.5। तो इसके बीच में 11 to 12.5, तो इसके बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आता है, तो 12 इसका आंसर है। क्लियर है? अच्छा, आंसर 12 नहीं है, n की वैल्यू 12 है, और n की वैल्यू 12 है, उसके बाद वो T9/T8 निकाल सकते हैं। ठीक है? यस सर। फिर उसके बाद 8 में बस जबरदस्ती के कैलकुलेशन है, उसमें NCK/NCK-1 वो जो है वो कितना आ जाएगा, उसका स्क्वायर भी है, यहाँ पे K³ और इसकी जो वैल्यू है ये आ जाएगी। अब यहाँ पे k² गया, ऊपर में 1 के बचा रहेगा, और ये n+1 का होल स्क्वायर। तो इसको एक्सपांड कर रहा हूँ, या तो ऐसे रहने दो अभी, n+1 - k का स्क्वायर। ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस पूरे को बाहर ले लेना, क्योंकि अंदर में वेरिएबल k है। अब इसका समेशन ऑफ सीरीज से नहीं निकल रहा है क्या, n+1 को एक टर्म ले लो तो n+1 का स्क्वायर -2k × n+1 + k²। अब इस k को अंदर लेके चले जाओ, फिर समेशन लगा दो, आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 9 बन गया क्या? 9th में ऐसा कुछ मैंने अभी बताया नहीं है इस तरीके का, तब भी देख लो कैसे किया अनुष्का 9 को, कौन सी प्रॉपर्टी से। सर वो 100 cm × MC 97 है ना, तो फिर 100 C 97 × 3 × CM - 97। मतलब वो 5th वाली प्रॉपर्टी ना। यस। हाँ, 5th वाली प्रॉपर्टी, जिनको दिख गया बहुत बढ़िया। 5th वाली प्रॉपर्टी से इसको हम डील कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये था 5th वाली प्रॉपर्टी से इसको हम, क्योंकि इसमें दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट है, लेकिन वो जो पैटर्न हमें चाहिए होता है कि r का डिफरेंस कांस्टेंट, ये वो यहाँ पे नहीं मिल पाएगा, तो इसको हमें किसी और तरीके से अब डील करना पड़ेगा। आज मैं लेने ही वाला था ये क्वेश्चन, लेकिन अब यहाँ पे आ गया, तो यही पे सुन लो। 100 m from 97 to 100, यहाँ पे 100 cm और MC 97, तो 5th वाली प्रॉपर्टी से इसको हम 100 C 97 into 100 - 97, कितने चाहिए थे हमें, टोटल m चाहिए थे ना, तो m माइनस, पहले 100 में से 97 ले लिए, टोटल m चाहिए थे, तो m - 97 C। सर 100 - 97। 3 और m - 97, ये आ जाएगा वो प्रॉपर्टी। अब ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो 100 C 97, और यहाँ पे पुट करते हुए चलेंगे 97, और ये तो कितना आ जाएगा 3C0 3C1 3C2 3C3। तो यहाँ पे हमें लेकिन क्या था 99 C से 96, तो 100 - 97 बाहर, यहाँ पे 99 C 96, एंड ये 3 की 2 की पावर में कितना आ जाएगा, ये 3,
तो कैलकुलेट कर लेना इसको। मीन्स ये 800 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 97, ये इसका आंसर है लैम्डा की वैल्यू। उसके बाद 10 तो क्लास में किया है, 10 तो क्लास में लिया है, ठीक है। टेंथ में बस वहां पे क्या था, मैंने 6 तक लिया था, पावर 6 ली थी, तो हम 6p तक जा रहे थे। ऐसे इन्होंने n लिया है तो कहां तक जा रहे हैं, x की पावर np, लेकिन जो डिफरेंशिएशन किया उसमें 7p तक ही जा रहे हैं, मतलब n की जगह पे क्या लेना पड़ेगा 7। फिर उसके बाद 11 12 में वो 3 बार डिनोमिनेटर में r+1 r+2 r+3 है, तो नीचे से अगर r हटाना है तो वो हटके प्रॉपर्टी पता है हमें, NCR/r+1 को हम n+1 लिख सकते हो उस वाले से, r from 0 to n -1 की पावर r, तो इस पूरे को n+3 CR+3 n+4 CR+4 और यहाँ पे n+1 n+2 n+3 ये हम लिख सकते हैं, 3 आएगा, 3 ही आएगा यहाँ, ये लिख सकते हैं। अब उसके बाद वैल्यूज पुट करते हुए चलो, तो इसमें स्टार्टिंग के 3 टर्म्स मिसिंग रहेंगे, n+3c0 n+3c1 एंड n+3c2। अब वो कौन से साइन के साथ मिसिंग रहेंगे वो आइडेंटिफाई कर लेना और उसके अकॉर्डिंगली ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेना, ठीक है। तो क्लियर है ये, और वो रहने दो 13 अभी रहने दो। 13 में आयोटा का कंसेप्ट है जो कि अभी हमने देखा नहीं है, ठीक। वैसे आयोटा की पावर, हाँ ये तो बताया हुआ है ना, आयोटा की पावर क्या क्या आती है, आयोटा की पावर 1 आयोटा होता है, आयोटा की पावर 2 आयोटा -1 होता है, पावर 3 माइनस आयोटा, पावर 4 1 होता है। हो चुका है ना ये? यस सर। यस सर। ठीक है, बस मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसको हम कॉम्प्लेक्स में देखेंगे। तो हमेशा 1 -1 और ये सब पुट किया जाए, ये जरूरी नहीं होता है, कभी कभी इमेजिनरी क्वांटिटीज भी हम वहां पे पुट कर सकते हैं। कि जब हम k की जगह पे 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 6n, यहाँ पे 6nc1 -3 प्लस 6n -3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर ऐसे ही चलते चलेंगे, 6nc5 -3 का क्यूब, यह आता जाएगा और इसमें पावर में k है, ये तो माइनस के साथ आ रहा है, 6nc1 × 3 प्लस 6nc3, ये प्लस के साथ आएगा 3 स्क्वायर माइनस 6nc5 3 क्यूब, इस तरीके से चलता जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करो, √3 को बाहर ले लो, √3 को बाहर ले लो, तो वो जब बाहर ले लोगे तो मिल जाएगा यहाँ पे 6nc1 × √3, 6nc3 3 की पावर में 3/2, 6nc5 3 की पावर में 5/2। रीजन ये था यहाँ पे 3 5 आ रहा है तो इसके टर्म्स में हम इसको रिप्रेजेंट कर सके, तो देखो ये अगर -6nc1 है तो इसको हम √3 की पावर में 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 6nc3 है तो इसको हम √3 का क्यूब लिख सकते हैं, है कि नहीं। फिर उसके बाद
6nc5 है, तो इसको हम √3 की पावर में 5 लिख सकते हैं। इस तरीके से चलते चले जाएंगे। अब उसके बाद ये पावर में 6n है, अब इसके ऊपर आ जाते हैं, उसको अरेंज करना था वो हमने कर लिया। पावर 6n है तो इसका मतलब किसका एक्सपेंशन देखना है, 1 + x की पावर 6 है टोटल की पावर, तो ये रहता है 6nc0 प्लस 6nc1 इंटू x, 6nc2 इंटू x², फिर 6nc3 इंटू x³ ये रहेगा। अब हमें क्या चाहिए था, ऑड वाले टर्म्स चाहिए, ठीक है, और उसमें भी अल्टरनेट प्लस माइनस चाहिए। तो ये देख लो, अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे √3 आयोटा पुट कर देता हूँ, √3 आयोटा, तो ये वाला 6nc0 माइनस ये प्लस 6nc1 इंटू √3 आयोटा प्लस ये कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस 6nc2 इंटू √3 का स्क्वायर, ये माइनस किया है ना, और हाँ इसमें √3 आयोटा, इसमें कोई आयोटा का क्यूब कितना होगा माइनस आयोटा। तो जो हमें चाहिए था वो मिल रहा है यहाँ से, ठीक है। अब इसमें क्या करना, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ, रियल पार्ट को एक साथ कर लेना, और उसके बाद यहाँ पे जो कंसेप्ट लगने वाला था वो डी मूवर्स थ्योरम होती है वहां पे उसका था, तो इसकी वजह से रहने दो, अभी इसको अरेंज करना। और ये यहाँ तक तो मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए, इसके बाद की चीजें वो प्योरली कॉम्प्लेक्स की है। यहाँ तक है क्या क्लियर? यस सर। तो ये ध्यान रखना, सर। हमेशा x की रियल वैल्यू ही पुट की जाए, ये जरूरी नहीं होता, ये बस बताने के लिए मैंने ये सॉल्यूशन इतना लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद का अगर मैं लिख भी दूंगा तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। सर हाँ सर वो आयोटा का क्यूब तो आयोटा ही होगा, अगर तो माइनस माइनस आयोटा होता है यहाँ पे आयोटा आएगा ना, आयोटा रह गया होगा गलती से तो आयोटा आएगा। तो इसमें रियल पार्ट को एक साथ करो एंड इमेजिनरी पार्ट को एक साथ करोगे तो वो हमें मिल रहा है जो चाहिए था, ठीक है। यस सर। और कुछ दिया था क्या होमवर्क में? नो सर। नहीं दिया था ना। अब इसकी मॉड्यूल कंप्लीट कर लो, आज हो जाएगा अपना बाइनोमियल खत्म आज, और नेक्स्ट लेक्चर में पीएनसी स्टार्ट हो जाएगा। वैसे जो एग्जाम सर का सिलेबस आया है पता नहीं क्या बना दिया इस बार, सीक्वेंस सीरीज हाँ तो सर, बायनोमियल नहीं है, क्या बोलो? टेस्ट में बायनोमियल नहीं है सर। बाइनोमियल नहीं है, FOM2 नहीं है, और फिजिक्स केमिस्ट्री का तो वही आया ना जो अभी चल रहा है। यस। यस सर। मैथ्स में पता नहीं क्या कर दिया इस बार, ठीक है, दे तो दो, ठीक है। तो Yes. नेक्स्ट लेक्चर से पीएनसी तो स्टार्ट हो ही जाएगा अपना किसी भी हाल में। सर हाँ बोलो। सर वो एग्जाम में सीक्वेंस एंड सीरीज में वो सीरीज नहीं है क्या सर, वो एक उधर सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन लिखा है ना क्या? सर, वो सर एग्जाम के टेस्ट सिलेबस में सीक्वेंस हाँ एंड प्रोग्रेशन लिखा है, तो वो HP AP और GP आएगा क्या, वो सीरीज नहीं आएगा? हाँ तो मैं ना पकड़ के मारना पड़ेगा किसी की, क्या प्रोग्रेशन ये नहीं होता है क्या, सीक्वेंस नहीं होता है क्या? होता है। वैसे ही क्या बोल रहे थे तुम, एग्जाम क्या दिया है प्लानर में, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, सीक्वेंस अच्छा एंड अच्छा अच्छा प्रोग्रेशन। अच्छा। वो क्या, हाँ समझा समझा क्या नहीं नहीं वो आएगा, पूरा आएगा, पूरा आएगा, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। चलो हम बाइनोमियल को अब आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में क्या चल रहा था अपना, हाँ बाइनोमियल के ऊपर ले लेंगे ना अलग टेस्ट, इस संडे की तो दे दो, उसके बाद बाइनोमियल के ऊपर टेस्ट रख लेंगे, ठीक है। यस। हाँ
और अगर मान लो किसी को टाइम मिल रहा है एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो सिंगेज के बजाय एक मैं बुक बताता हूँ, वो तुम लगा सकते हो, क्योंकि सिंगेज में तो बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो उतना कहाँ लगाओगे, तो उससे बढ़िया एक बुक आती, ब्लैक बुक, उसमें क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत अच्छा खासा होता है, तो वो सॉल्व करो, उसमें थोड़े लिमिटेड क्वेश्चंस भी होते हैं। ब्लैक बुक आती है बालाजी पब्लिकेशन की, ठीक है, तो वो तुम लगा सकते हो। हाँ, ब्लैक बुक नाम है, वो कवर उसका ब्लैक है, उसके वजह से वो ब्लैक बुक नाम से फेमस हो गई, ठीक है, वो तुम लगा सकते हो, ब्लैक बुक, अगर किसी को टाइम मिल रहा है तो। फिर हम देख लिया करेंगे उसका डिस्कशन, वहां पे तुम आके पूछ लिया करना मेरे से सेंटर पे, तो वहीं पे देख, ठीक है, क्योंकि सर आज सिंगेज आ रहा अगर हूँ ना तुम लगाने सेंटर। जाओगे, सिंगेज में 400 400 500 500 क्वेश्चन है एक एक टॉपिक के, तो इतना थोड़ी ना कर पाएंगे। सर आज आप आ रहे हो ना सेंटर पे। हाँ, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। ठीक है, तो लास्ट बताओ क्या था बायनोमियल में। सर हमने वो केस टू देखा था सर, जब आर का सम कांस्टेंट होता है। ठीक है, आर का सम कांस्टेंट होता है, वो देख लिया। फिर उसके बाद अभी जो हमने एक एग्जांपल देखा था, डबल समेशन, चलो इंट्रोड्यूस कर लेते हैं अभी, डबल समेशन, दो तीन एग्जांपल देखते हैं उसके। और ये नंबर कौन सा है बताओ, एस 21। 21। 21। डबल समेशन के क्वेश्चन देख रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग। तो इसमें समेशन आर फ्रॉम 1 टू n, और अंदर में समेशन p फ्रॉम 0 टू n माइनस 1, समेशन r फ्रॉम 1 to n, p from 0 to r minus 1, और समेशन के अंदर में है ncr into r c p एंड 2 की पावर में p, 2 की पावर में p। एक ये एग्जांपल है, NH22 में है समेशन NCM into MCP। पहले में कुछ लग रही है क्या आइडिया, अंदर वाले समेशन में वेरिएबल देखो क्या है, p, ये p वेरिएबल है, तो उसके लिए एनसीआर एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो वो बाहर आ जाएगा, एंड फिर इस समेशन के अंदर में जो बचता है उसको डील कर लेना, तो जल्दी करो।
हाँ ये सही आ रहा है कौशल का, 4 की पावर n माइनस 3 की पावर n, बिल्कुल सही है ये। और किसी का आ रहा है क्या? 4 की पावर n माइनस 3 की पावर n। क्योंकि ये देख लो यहाँ पे ध्यान से, जब तुम इसकी तरफ देखोगे, अभी मैंने बता भी दिया था थोड़ी देर पहले कि अंदर वाले समेशन में वेरिएबल p है, उसको ही हमें पहले डील करना है। तो उस समेशन के लिए एनसीआर ट्रीट होगा एज अ कांस्टेंट, क्योंकि वेरिएबल उसमें p था, तो एनसीआर बाहर आ जाएगा। तो एनसीआर बाहर ले लेंगे, समेशन r फ्रॉम 1 टू n, यहाँ पे एनसीआर। अब इस समेशन को पहले हम डील कर रहे हैं, समेशन r फ्रॉम p फ्रॉम 0 टू r माइनस 1। ध्यान रखना r माइनस 1 तक जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली चीजें आएगी। तो इसमें p की वैल्यू पुट करते चले जाओ। इसमें जब हम p की वैल्यू पुट करते हुए जाएंगे, तो p की जगह पे 0, तो ये 2 की पावर 0 प्लस 2 की ये आर सी 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस आर सी 1 इंटू 2 की पावर 1, ऐसे फाइनली आर सी आर माइनस 1 इंटू 2 की पावर आर माइनस 1, ये आएगा। अब इसमें क्या मिसिंग है बताओ? 2 की पावर r आर r सी आर की 2 r की पावर आर। यहाँ तक ही जा सकते हैं, तो आर सी आर 2 की पावर आर मिसिंग है। तो वो अगर मिसिंग है तो हमें उस टर्म को ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो r फ्रॉम 1 टू n एन सी आर, यहाँ पे आर सी 0 2 की पावर 0 प्लस आर सी 1 इंटू 2, या आर सी आर माइनस 1 2 की पावर आर माइनस 1 प्लस आर सी आर इंटू 2 की पावर आर। इसको ऐड किया, इसको सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो यहाँ तक का जो सम है, यहाँ तक का जो सम है वो कितना आ रहा है? 1 प्लस 2 की पावर आर आ रहा है। यस सर। ये देखो समेशन r फ्रॉम 1 टू n एन सी आर, ये 1 प्लस 2 की पावर r माइनस 2 की पावर r, क्योंकि आर सी आर की वैल्यू 1 होती है, ये आ गया। अब इस समेशन को डील करना है, तो इस समेशन में वेरिएबल r था, तो इसको दो समेशन में स्प्लिट कर लेंगे, r फ्रॉम 1 टू n एन सी आर इंटू 3 की पावर r माइनस r फ्रॉम 1 टू n एन सी आर 2 की पावर r। तो जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 1 प्लस 3 की पावर में n, और इसमें फर्स्ट टर्म मिसिंग रहेगी nc 0 वाली, तो उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ऐड करने पे ये मिलेगा, सब्ट्रैक्ट वाला माइनस 1 रहेगा। सेम चीज यहाँ पे ये 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 1, तो ये 1 1 गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। कितने लोगों का आ गया था फाइनली ये आंसर? 1 2 3 4, गुड। देखो अगला, अगले में अब तुरंत ही दिख रहा होगा तुम्हें, ये है। तो क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर्टी कौन सी? एनसीएम एमसीपी। क्योंकि इस पर इसमें दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट है, और इस समेशन में वेरिएबल m है, और दोनों में m प्रेजेंट है। तो हमें यहाँ पे एक कोशिश करनी है कि किसी एक में ही वो m बचे, तो वो प्रॉपर्टी नंबर 5 से होगा, प्रॉपर्टी नंबर 5 उससे होगा। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर।
जल्दी से नेक्स्ट वाले का आंसर। और ईशा, तो पेपर 2 में क्या हो गया? तो तुम्हारा मैथ्स में -1 है, ऐसा क्यों? आया है ना कल रिजल्ट, थोड़ा लेट हो गया, पता नहीं क्यों। रीजन? और ये जो दो है जिन्होंने पेपर 2 नहीं दिया, एक तो आशीष, एक हिमांशु, क्या रीजन था पेपर 2 नहीं देने का? बोलो। सर आप रिपीट कर सकते हो क्या? क्या सर ये चीज वो मेरे घर पे है ना, जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो? फंक्शन था। सर आपने जो अभी जस्ट बोला वो। मैंने अभी ये बोला कि ईशा तुम्हारे -1 मार्क्स क्यों है पेपर 2 में, एंड हिमांशु एंड आशीष तुमने पेपर 2 क्यों नहीं दिया? और एक और है सर मेरे तन्मय। घर पे है ना। तन्मय तुम भी उसी लाइन में, पेपर 2 इतना ज्यादा टफ था क्या? एक निर्मिति सिंगल डिजिट में मार्क्स है, एंड हर्षिता पेपर 2 में। कॉन्फिडेंस लो हो गया था तुम लोग यार, इतने डरते हो क्या? कॉन्फिडेंस लो हो गया था, इतना मत डरा करो चीजों से। एडवांस का पेपर फिर ऐसे ही आएगा, उसमें भी यही करोगे क्या? पेपर 1 दे दिया, पेपर 2 नहीं देंगे? तुम जैसे सर लोगों की आंसर 3 वजह की से बार 2.5 लाख बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं वहां पे एडवांस के लिए, लेकिन दे रहे बस 1.5 लाख बच्चे एग्जाम। ऐसे अभी पता चला है कि सिर्फ 1.5 लाख बच्चों ने एडवांस दिया है। कॉन्फिडेंस सर लो हो आंसर गया। 3 की पावर n माइनस पी है। क्या कह रहे हो? आंसर 3 की पावर n माइनस पी है। नहीं, 3 की पावर n -2 की पावर n। कितने लोगों का आ गया ये? ठीक है, आया है। लेकिन मैंने जो पूछा ये बताओ बाकी लोग कि ऐसा क्यों? फिर उसके बाद और कौन है? एक ओम, ओम एंड अंशु। ये सिंगल डिजिट वाले बताओ रीजन क्या था? आयुष? अच्छा ओके ठीक है। आशीष सिंगल डिजिट वाले पेपर 2 में बोलो जल्दी। सर वो पार्शियल मार्किंग नहीं थे तो एक एक ऑप्शन ही कर दिया था जो कॉन्फिडेंस नहीं। हाँ तुम्हारे इसमें पार्सल नहीं थे ना, वो reason है यार। अब कहाँ उसको, ये बाकी के लोग लेके आ गए, पार्सल नहीं होने के बावजूद भी दिख रहा है अच्छा, बाकी ठीक है। लेकिन ध्यान रखना अगले बार ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे कितना भी पेपर टफ हो, ऐसा नहीं होगा कि उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस टफ रहेंगे। ठीक है? यस सर। तो इजी वाले क्वेश्चंस को टारगेट करो फिर तुम। अगर इजी क्वेश्चंस भी कर लेते, 18 क्वेश्चंस होंगे मान लो टोटल, तो उसमें से 5-6 तो इजी होंगे ही, तो उन्हीं क्वेश्चन को टारगेट करके सॉल्व करते तो डबल डिजिट में स्कोर दिख जाता, 15-20 तो आराम से आ जाता। लेकिन नहीं। थोड़ा सा तुम लोग ध्यान दो, पेपर 1 में तो स्कोर सबका अच्छा दिख रहा है, पेपर 2 में लुटे हुए हैं बहुत सारे, तो 6 घंटे बैठने की आदत डालो। ठीक है? ये उसकी वजह से भी हो सकता है, किसी किसी की आदत नहीं रहती है, लास्ट लास्ट में लगता है कि अब उठे अब उठे, तो उसके चक्कर में दिमाग भी सही से नहीं लगा पाते होंगे वहां पे।
हो जाता होगा, ये ध्यान रखना, अगली बार कम नहीं दिखना चाहिए स्कोर। ठीक है, जिनका भी हमें मैंने Yes, नाम दिया है, तो बोल ही नहीं रहा है कुछ। ये ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या जो मैं पढ़ा रहा हूँ? no sir. नो सर। नहीं ना? तो फिर ये अभी सुन ही नहीं रहे हो जो बोला जा रहा है यहाँ पे? जिनका मैंने नाम लिया उनका कोई रिस्पांस नहीं अभी तक, एक दो को छोड़ के। ये ध्यान रखना, स्कोर कम आएगा तो इस बैच में नहीं रखा जाएगा तुम लोगों को। तो जिधर सिलेबस धीरे चल रहा है उसमें भेज दिया जाएगा। ये ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो इसलिए फिर तुम्हारी और अच्छे से केयर की जाएगी वहां पे, धीरे धीरे चलेगा सब कुछ, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी का बैकलॉग ज्यादा रह गया तो जा सकते हो उधर। देखो अगले में अच्छा स्कोर लेके आ जाओ, वरना मान सर तो उसी प्लान में है। एक तो हमने रोक रखा उनको कि थोड़ा टाइम दो इनको, लेकिन तुम तो नहीं कर रहे हो उसको सही से यूटिलाइज। ठीक है, जो आंसर है इसका 3 की पावर n माइनस 2 की पावर n। क्वेश्चन ये था समेशन p फ्रॉम 1 टू n, और अंदर में समेशन m फ्रॉम p टू n, ncm और ncp। तो पहले अंदर वाले समेशन में a की बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में हमें m लाना है, और वो आएगा प्रॉपर्टी नंबर 5 से। इस तरीके से अब यहाँ से एनसीपी बाहर, क्योंकि वो उसके लिए एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा अंदर वाले समेशन के लिए। और अंदर इसमें m की वैल्यू पुट करते हुए चलेंगे, तो n माइनस पी सी 0, n माइनस पी सी 1, फाइनली n माइनस पी सी n माइनस पी। तो यह आ जाएगा एनसीपी 2 की पावर n माइनस पी, आ जाएगा कि नहीं? अब इसमें p की वैल्यू पुट करते हुए चलेंगे तो हमें मिलेगा nc1 2 की पावर n माइनस 1, nc2 2 की पावर n माइनस 2, ncn 2 की पावर में n माइनस n। और इसमें कौन सी टर्म मिसिंग है बताओ, सोच समझ के बताओ। nc0 इंटू 2 की पावर n मिसिंग है। अरे अथर थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व कर लिया करना, हमेशा nc0 ही मिसिंग नहीं रहेगा, यहाँ पे nc0 इंटू 2 की पावर n मिसिंग रहेगा, क्योंकि 2 की पावर कम होती जा रही है, मतलब यहाँ पे पहले वाले टर्म में सबसे बड़ी आएगी। तो nc0 इंटू 2 की पावर n प्लस nc1 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, फाइनली ncn, और इसको ऐड किया तो इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, nc0 इंटू 2 की पावर n, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 3 की पावर n माइनस 2 की पावर n। क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट? और इतने क्वेश्चंस काफी, डबल समेशन के एक पैराग्राफ है पार्ट 4 में, तो उसके थ्रू भी 2-3 क्वेश्चंस हमारे हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा सेकंड वाला पार्ट बाइनोमियल टॉपिक का।
सीरीज वाला पार्ट। तो इसमें किसी को कोई डाउट? ऑब्जर्वेशन बहुत मैटर करेगा यहाँ पे, और जो हमें चीज चाहिए उसी को टारगेट करते हुए आगे बढ़ना। कोई टीच टर्म अगर मिसिंग है तो उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करना, ये दिखना चाहिए। प्रैक्टिस करोगे तो वो हो जाएगा आराम से, ये दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, अब ये लिख लो जल्दी, मल्टीनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल तो हो गया, अब मल्टीनोमियल देखते हैं। हो गया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल में तो दो टर्म्स थे, उसका एक्सपांशन वगैरह देख रहे थे। अब मल्टीनोमियल में दो से ज्यादा टर्म्स रहेंगे तो उसका एक्सपांशन क्या होगा, ऐसे क्या होगा, कितने टर्म्स होंगे, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल थ्योरम, तो इसके लिए थोड़ी सी हम बाइनोमियल की हेल्प लेंगे। x प्लस वाई की पावर n। तो ये बताओ इसकी जनरल टर्म क्या होती है? इसकी जनरल टर्म एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर n r, minus r है ना, into और y इसको raised to हम समेशन r फ्रॉम 0 टू n n सी आर एक्स की पावर n माइनस r टू y की पावर r ऐसे लिख सकते हैं ना, या तो इसके जनरल टर्म्स में है, इसको डील करते हैं। इसकी जो जनरल टर्म होती है, ध्यान से सुनना, अब ये होती है एन सी आर एक्स की पावर में n माइनस आर एंड वाई की पावर में r। ठीक है, अब इसको एक्सपांड करते हैं, इसका फॉर्मूला लगा के ये आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल। अब एक काम करते हैं, r की जगह पे r2 ले लेते हैं एंड n माइनस r की जगह पे r1 ले लेते हैं। ठीक है, r की जगह पे r2 ले लिया, n माइनस r की जगह पे r2 ले लिया, तो यहाँ पे बताओ r1 प्लस r2 हमें कितना मिल रहा है? n n। ठीक है, और ये r1 r2 दोनों कैसे होने चाहिए? होल नंबर। ठीक है, हमने r को r2 ले लिया, n माइनस r को r1 ले लिया, और दोनों का जो सम है वो ये n आ रहा है, r1 r2 दोनों होल नंबर होंगे। तो इसमें भी वो रिप्लेसमेंट अगर हम करेंगे तो n फैक्टोरियल अपॉन r1 फैक्टोरियल इंटू r2 फैक्टोरियल। ये r1 फैक्टोरियल, ये r2 फैक्टोरियल, x की पावर में r1 y की पावर में r2, ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? yes yes sir sir कर सकते हैं। अब इसको रीड कैसे करेंगे, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इसको रीड कैसे करते हैं, हमारे पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स है, हमारे पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स है, और उसको हमें x एंड y में बांटना है। हमारे पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स है और उसको हमें x एंड y में बांटना है। तो x एंड y में बांटने के जितने तरीके आएंगे उतने टर्म्स हमें इस बाइनोमियल के एक्सपांशन में मिलने वाले थे, और वो हम देख चुके थे। जैसे पूरा का पूरा n हमने x को दे दिया, y को कुछ नहीं मिला,
तो वो एक टर्म मिल रही थी। फिर हमने x को n-1 दे दिया, y को 1 दे दिया, तो वो एक टर्म मिल रही थी, है ना। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज आ रही थी उतने क्या थी, इस बाइनोमियल एक्सपेंशन की टर्म्स थी। तो यहाँ पे भी देखो उसको हम इसको हम रीड कर पा रहे हैं उस तरीके से, हमारे पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स है, उसको हमें x एंड y में बांटना है। तो हमने x1 को r1 दे दिए, तो वो x1 के पावर में, x को r1 दे दिया, y को r2 दे दिए, वो उसके पावर में। हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये इसको ऐसे रीड किया, हमारे पास n ऑब्जेक्ट थे, उनमें से हमने r1 दे दिए x को, r2 दे दिए y को, r1 प्लस r2 तो n ही रहेगा क्योंकि n ऑब्जेक्ट से टोटल r1 r2 होल नंबर होना चाहिए। तो उस टर्म को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी r1 r2 की वैल्यूज की पॉसिबिलिटी होगी उतने इसके टर्म्स मिलेंगे। मतलब जैसे r1 0 तो r2 n एक पॉसिबिलिटी, r1 1 तो r2 n-1 दूसरी पॉसिबिलिटी, तो वो सारे इसके टर्म्स मिलेंगे। तो इसी को जनरलाइज करते हुए अगर मैं ये लिखूंगा x प्लस वाई प्लस जेड की पावर में n, इसकी जनरल टर्म हमें लिखनी है। तो यहाँ पे r1 r2 r3 ये तीन आएंगे क्योंकि x1 को कुछ मिलेगा, x को कुछ मिलेगा, y को कुछ मिलेगा, z को कुछ मिलेगा। तो x को मिल रहा है r1, y को मिल रहा है r2, z को मिल रहा है r3, तो इन तीनों का सम n। और इसकी जनरल टर्म कैसे लिखेंगे अब, n फैक्टोरियल, r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल, एंड x की पावर में r1, x की पावर में y की पावर में r2 एंड z की पावर में r3। तो ये इसकी जनरल टर्म आ जाएगी। तो जैसे जैसे r1 r2 r3 की वैल्यूज की हमें अलग अलग पॉसिबिलिटीज मिलेगी, तो वैसे वैसे इसकी सारी टर्म्स हमें मिलती चली जाएगी। जैसे एक पॉसिबिलिटी पूरा का पूरा हमने इसको n दे दिया, ये दोनों 0 एक पॉसिबिलिटी, इसको n-1 दिया, इसको 1 इसको 0 वो एक पॉसिबिलिटी। तो r1 r2 की वैल्यू होल नंबर होनी चाहिए एंड तीनों का सम n आना चाहिए। तो इन दो कंडीशंस को फॉलो करते हुए r1 r2 r3 की जितनी भी वैल्यूज हमें मिलने वाली है उसके करस्पॉन्डिंगली हमें इसके अलग अलग टर्म्स मिलेंगे। तो ये जो लिखा है उसकी हेल्प से क्लियर है क्या? यस सर। यस रीड कैसे करना है, n ऑब्जेक्ट्स है, उनको हमें x y z में बांटना है। तो x को कुछ मिलेंगे, y को कुछ, z को कुछ मिलेंगे, तो उसकी जनरल टर्म हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पे r1 प्लस r2 प्लस r3 है, r1 r2 r3 होल नंबर होना चाहिए। तो उसी को जनरलाइज करते हुए ये तो हो गया 3 के लिए। जनरलाइज करते हुए अगर मैं ये लिखूंगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xk की पावर में n, तो इसकी जनरल टर्म बताओ क्या आएगी? जनरल टर्म n फैक्टोरियल n अपॉन factorial r1 r1 प्लस फैक्टोरियल r2 प्लस r3, पहले तो वो rk होने चाहिए ना, ये n के बराबर, r1 r2 r3, r1 r2 r3 क्या ये नंबर्स है n ऑब्जेक्ट्स, मतलब n ऑब्जेक्ट्स को, n ऑब्जेक्ट्स में से x1 को कितना मिलेगा तो r1, x2 को कितना मिलेगा तो r2, तो x1 x2 x3 अप टू xk को मिलने वाले ऑब्जेक्ट्स का नंबर है ये। और यहाँ पे बताओ जनरल टर्म n फैक्टोरियल अपॉन r1 r1 फैक्टोरियल r2 r1 फैक्टोरियल factorial अप टू r3 rk फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऐसे rk फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे x1 की पावर में r1, x2 की पावर में r2, फाइनली ऐसे ही xk की पावर में rk। तो ये इसकी जनरल टर्म हो जाएगी। एंड इसमें नंबर ऑफ टर्म्स का जो फॉर्मूला है वो भी लिख लो। नंबर ऑफ टर्म्स का जो फॉर्मूला है इसका प्रूफ हम बाद में देखेंगे उधर पीएनसी में। नंबर ऑफ टर्म्स का जो फॉर्मूला है n प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1, ये नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला है। हम नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे थोड़ी ना काउंट करते जाएंगे कि अब
R1 R2 R3 को वैल्यूज देते जाएंगे तो जितनी पॉसिबिलिटीज आ रही है इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते उतने टर्म्स, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए एक रिजल्ट है हमारे पास n प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन, प्रूफ पीएनसी में देखेंगे। ठीक है, यस सर। और ये ध्यान रखना एक चीज और है यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है वो तभी हम अप्लाई कर सकते हैं जब यहाँ पे मान लो ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऐसी चीजें है, मतलब किसी भी दो टर्म्स में सेम वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है रेज़ की पावर में, इसमें हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे n प्लस फोर माइनस वन सी फोर माइनस वन, लेकिन सेम वेरिएबल कहने का मीनिंग मेरा ये था यहाँ पे वेरिएबल x है एंड यहाँ पे भी वेरिएबल x ही है, मतलब इन दोनों में सेम वेरिएबल आ रहा है, तो ऐसे केस में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मतलब ये जो फॉर्मूला यहाँ पे हम लगा के नंबर ऑफ टर्म्स अगर निकालने जाएंगे तो गलत है ये। ठीक है, तो ये लिख लेना, नोट में लिख लेना नंबर ऑफ टर्म्स के नीचे, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन this formula is applicable only when no two terms have same variable। और एग्जांपल में ये no two terms have same variable, एग्जांपल में ये भी लिखो वो भी लिखो। अगर हम यहाँ पे इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ टर्म्स निकालने जा रहे हैं तो वो गलत है, ज्यादा टर्म्स हमें मिल जाएंगे इसके थ्रू, नंबर ऑफ टर्म्स उसमें कम रहते हैं, उसमें हमें पावर से डील करना पड़ता है, x की अलग अलग पावर कौन सी आएगी उससे, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक बार और एक दो एग्जांपल देख लेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई नहीं होगा, मल्टीनोमियल तो वो भी है ना, मल्टीनोमियल है, लेकिन उसमें ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसमें दो टर्म्स में सेम वेरिएबल आ रहे हैं, तो इसलिए ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन इसमें कर सकते हैं क्योंकि किसी में कोई कॉमन या सेम वेरिएबल नहीं है। तो फॉर्मूला कब अप्लाई कर सकते हैं, ये पॉइंट क्लियर। इसकी वजह से एक क्वेश्चन बोनस हुआ है, इसी चीज की वजह से आईआईटी ने क्या किया, ऐसी चीज दे दी और इस फॉर्मूले के थ्रू उसके नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लिए, या वहां पे कुछ नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए थे तो इनकी वैल्यू निकाल ली, लेकिन वो गलत था, वो गलत था। और यही सेम चीज थी, इसमें दो टर्म्स में सेम वेरिएबल आ रहा था, वो गलत था, इसकी वजह से वो बोनस हो गया था। ध्यान रखना, वो फॉर्मूला कब अप्लाई कर सकते हैं, जब किसी भी दो टर्म्स में यहाँ पे सेम वेरिएबल नहीं रहेगा, और अगर सेम वेरिएबल रहेगा तो फिर हमें पावर से डील करना होता है कि मिनिमम पावर कितनी आएगी, मैक्सिमम कितनी आएगी, उसके बीच में कौन सी पावर्स नहीं मिल रही है या सारी मिल रही है, उस तरीके से डील करना पड़ेगा। ठीक है, तो मल्टीनोमियल से रिलेटेड ये सारी चीजें क्लियर है क्या, उसकी जनरल टर्म कैसे लिखेंगे एंड उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे एंड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए जो फॉर्मूला है वो कब अप्लाई कर सकते हैं। जब वेरिएबल्स डिफरेंट हो। क्या कह रहे हो ओजस? सर वो वेरिएबल अलग किसके लिए, मतलब जनरल टर्म के फॉर्मूला के लिए कि नंबर ऑफ टर्म्स के लिए? नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, इसके लिए तो कोई नहीं, इसमें तो चल जाएगा, जनरल टर्म में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स के फॉर्मूले के लिए वो किसी भी दो में सेम वेरिएबल नहीं होना चाहिए। जैसे ये बताओ, अगर मैं ये लिखूंगा, क्या हम उसमें वो फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? या तो बोलो किसी दो टर्म में कुछ कॉमन नहीं मिलना चाहिए, जैसे यहाँ पे इन दोनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा था, x, वैसे इसमें देखो इन दोनों की बात करते तो y, इन दोनों की बात करते तो z, तो इसमें ये फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। ठीक है, यस सर। तो ये ध्यान रखना, फॉर्मूला तभी लग पाएगा जब वहां पे अलग अलग वेरिएबल्स रहेंगे और किसी दो टर्म में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा होगा, जैसे कि ये, जैसे ये हो ही गया ना, वो समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए चलो इतना ही है।
अभी बाइनोमियल की पूरी मॉड्यूल मत लगाओ, अभी रुको, ठीक है। तुम वो डीपीपी वगैरह कंप्लीट करो। इस वीक में लगी है ना दलाल सर वो डीपीपी डिस्कशन की क्लास? यस कल ही है ना? तो उसमें डीपीपी नंबर 5 एंड डीपीपी नंबर कौन सी, ओए कौन सी 15 एंड 16, 16 हाँ वो डिस्कस होगी। 15 हो गई सर। 15 हो गई क्या? 16 17 ये दो डीपीपी डिस्कस होगी, यस सर। तो सॉल्व करके रखना, ठीक है। यस यस सर। तो किसी को और कुछ पूछना है? No, sir. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा ये, और हम पीएनसी स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थोड़ा सा बाकी है, इसके बाद 2-4 एग्जांपल हम इसके देखेंगे एंड निगेटिव इंडेक्स वाली चीजें देखेंगे। ओके।